नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं जिसे हम लोग कहते हैं वैलेंसी, यानी हिंदी में कहेंगे संयोजकता, और केमिकल फार्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र। यहाँ से आपके अगर आप रेलवे के पेपर को उठाएंगे तो साइंस के सेक्शन में केमिस्ट्री में आपको यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं जो आप कवर कर रहे होते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस टॉपिक को। क्लियर है? और ये केमिकल फार्मूला को आप लोग केमिकल रिएक्शन चैप्टर में कवर करते हैं। तो अब इस वीडियो के बाद आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा। दूसरी बात, आपको पूरा का पूरा केमिकल बॉन्डिंग में आपको जितने भी रेलवे ने क्वेश्चन पूछे हैं, अभी तक आपके रेलवे ने टोटल 70 क्वेश्चन पूछे हैं, वो सारे के सारे 70 क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप जा करके जरूर से देखिएगा। 3 आवर्स आपको कंप्लीट लेक्चर देखनी है। देखिए, इसमें 3 घंटे में केवल 70 क्वेश्चन नहीं कराया गया है। कंप्लीट केमिकल बॉन्डिंग में जितने भी कंसेप्ट है उन सारे कंसेप्ट को सिखाते हुए हर एक क्वेश्चन को कवर कराया गया है। तो अगर आप केवल इस क्लास को भी देख लेते हैं और केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है, यानी रासायनिक बंधन का, तो इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं वैलेंसी यानी कि संयोजकता और केमिकल फार्मूला। सबसे पहले आपको देखना होगा कि कैसे क्वेश्चन यहां से आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहीं पर दिखेगा कि एल्युमिनियम की संयोजकता आपको दे दी गई है, यानी कि वैलेंसी दे दी गई है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी दे दी गई है, और आपसे पूछा गया है कि इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा। यानी कि आपको संयोजकता का भी नॉलेज होना चाहिए और केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। भर भर के आपके क्वेश्चन देखिए आरआरबी जेई में पूछ चुका है। यहाँ पे संयोजकता निकालनी है कंपाउंड की। जैसे कि हम लोग तो संयोजकता याद कर लेते हैं एलिमेंट्स की, अब ये एलिमेंट्स क्या है और कंपाउंड क्या है, ये कल की क्लास आप देखेंगे तो आपको बखूबी से समझ में आएगा, और आज भी मैं आपको बतलाऊंगा। एलिमेंट्स में जैसे कि आप सोडियम की याद कर लेते हैं संयोजकता 1, कार्बन की संयोजकता आपने याद कर लिया 4, लेकिन कंपाउंड यही अगर आपसे पूछ लिया जाए SO4 में, या फिर आपसे पूछ लिया जाए SO4-2 में, या आपसे पूछ लिया जाए बाइकार्बोनेट में HCO3- में, इसमें संयोजकता आपको किसी का भी पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन का, कार्बन का, इसमें सल्फर का पूछा जा सकता है, इसमें ऑक्सीजन का पूछा जा सकता है। तो फिर आप कैसे कवर करेंगे ये सारा का सारा, बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको मैंने सारा क्वेश्चन भी लिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। देखिए, आपको तत्व में आपको आपको अज्यूम करना है, जिसमें कह दिया गया है कि A3O4, यानी कि देखिए आपने पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, कहीं भी आपने कोई भी ऐसा सिंबल नहीं पढ़ा होगा कोई भी एलिमेंट के लिए A। आपने एल्यूमिनियम पढ़ा है Al, लेकिन A नहीं है, तो आपको अज्यूम करना है, केवल A अज्यूम करना है कि कोई एक एलिमेंट है, जैसे यहाँ लिख दिया गया तत्व है, और बोला गया है कि A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तो A की संयोजकता क्या होगी। तो आपको A का वैलेंसी कैसे निकालेंगे, सारा कुछ आपको इस क्लास में कवर हो जाएगा, और आप खुद भी बना पा रहे होंगे अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट पे काम करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले वैलेंसी पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते क्या है, कहते किसे हैं, यानी कि हिंदी में हम इसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब सबसे पहले इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डेफिनेशन में क्या बोला गया है, डेफिनेशन आपको बोल रहा है कि द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नॉन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई बात नहीं, इन सारे डेफिनेशन में हमें नहीं जाना है, हमें बिल्कुल फिजिकली अपने आंखों से देखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ है, मैं आपको वो दिखलाऊंगा। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। 72वीं कक्षा में, यानी कि बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा एटम के बारे में कि हम एटम किसे कहते हैं, यानी हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, परमाणु। तो चलिए समझते हैं। हमने आपको कल बताया था कि आपको एक मैंने टर्म बताया है एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट्स किसको कहते हैं, यानी हिंदी में हम इसे कहते हैं तत्व। किसे कहते हैं, वह पदार्थ को हम लोग, यानी कि वह पदार्थ, यानी हिंदी में इसे पदार्थ कह रहे हैं तो इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे, मैटर या सब्सटेंस। वह पदार्थ को हम लोग तत्व कहेंगे जो सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम, ठीक है ना, सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम और सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से बने होंगे। सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से बने होंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, बने होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लोग एलिमेंट्स का नाम देते हैं। ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। आपने समझा नहीं होगा कोई बात नहीं, अभी आप समझेंगे। हमने क्या डेफिनेशन में बतलाया,
हमने ये बतलाया कि हम उस पदार्थ को कहेंगे एलिमेंट जो सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम से, यानी कि हिंदी में इसे अगर लिखें तो एक प्रकार के परमाणु से, ठीक है ना, एक प्रकार के परमाणु से, एटम्स को हिंदी में क्या कहते हैं, परमाणु से, या यहां पे लिखा गया सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसको हिंदी में लिखेंगे एक प्रकार के अणु से, ठीक है ना, एक प्रकार के अणु से। अगर आपने कल का क्लास किया है तो फिर आपको समझ में आ रहा होगा ये अणु क्या है, सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम क्या है। तो वह पदार्थ को हम लोग कहेंगे एलिमेंट जो सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम से या फिर सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से बने होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आप जिस भी कॉपी में भी आप लिख रहे हैं तो आपके पास एक पन्ना होगा, ठीक है, यानी कि हम इसे क्या कहेंगे, पेज कहेंगे, ठीक है। अब आप इसका क्या करें, ब्रेक डाउन करेंगे। अब आप इसका ब्रेक डाउन करेंगे, यानी ब्रेक डाउन करना मतलब आप इसको क्या करेंगे, इस पेपर को फाड़ेंगे। तो आपने फाड़ा हाथों से फाड़ने के बाद एकदम छोटा सा टुकड़ा बचा है। अब ये आपके हाथों से नहीं फट रहा है, तो अब आपने क्या किया, कैंची का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब इस कैंची से आपने इसको कट किया, इस प्रकार से कट किया, इस प्रकार से कट किया, इस प्रकार से कट करते करते फाइनली एकदम इतना छोटा सा टुकड़ा आपके पास मिला है। ये जो है आपका कागज का एक टुकड़ा है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कागज के टुकड़े मिल गए जो अब आपके कैंची से भी अब नहीं कट रहे होंगे। कहने का मतलब यह है कि वो सबसे छोटा सा पार्टिकल जो फर्दर उसका ब्रेकडाउन नहीं किया जा सकता है, यानी कि फर्दर इस कागज के टुकड़े को आप फाड़ नहीं सकते हैं कोई भी इक्विपमेंट से, तो वो सबसे छोटा सा जो पार्टिकल्स है, यानी कि इंग्लिश में पार्टिकल्स और हिंदी में इसे कण कहते हैं, इसी का नामकरण हम लोग कर देते हैं, यानी इसी का नाम हम लोग दे देते हैं एटम का। यानी ये जो आपको कागज दिख रहा है, कागज का जो पेपर है, ये किससे मिलकर के बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये जो पेज है, यानी कि ये जो आप पेज को देख रहे हैं, ये क्या है, आपका एक मैटर है, यानी ये क्या है, आपका एक पदार्थ है। अब ये पदार्थ कैसे है, तो आपको मैंने कल बताया था, इसके पास क्या होना चाहिए, अपना भार, यानी कि अपना एक वेट होना चाहिए। सेकंड, इसके पास क्या होना चाहिए, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा, यानी कि स्थान छेक रहा होगा। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। कागज का अपना कुछ ना कुछ तो वेट है, और इस कागज को कहीं भी रखेंगे तो ये स्पेस को ऑक्युपाई कर लेगा। इट मीन्स ये मैटर है। तो अब इस मैटर को जब आपने ब्रेक डाउन किया, तो ब्रेक डाउन करने के बाद आपने क्या देखा कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल की साइज इतनी छोटी है जिसकी आपकी आंख और हमारी आंखें इसे नहीं देख सकते हैं। आप इसे कंपैरिजन करिए बालू, जो रेत का जो कण है, उससे भी छोटा। मतलब आप इस पार्टिकल को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके पास एक हाई रिजोल्यूशन के एक अच्छी, अभी लेटेस्ट में जो भी माइक्रोस्कोप है वो होगी, तभी आप जाकर के इस छोटे छोटे पार्टिकल्स या फिर इस छोटे छोटे कण को आप देख पा रहे होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी मैटर है या जो भी पदार्थ है वो किससे बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होंगे। और यही छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एटम्स का नाम दे देते हैं। ये हो गया आपका एटम्स। तो देखिए, कागज का टुकड़ा, मान के चलते कागज का टुकड़ा कोई ना कोई मटेरियल से बना होगा। जैसे कि कागज आपका मान के चलते हैं कि कॉटन का कागज होगा, ठीक है ना, कॉटन यानी कपास का। तो अगर आप ये जो एटम होगा ये भी किसका होगा, कपास का ही है। सिंपल सी बात है। अगर आपके पास ये आयरन है, आयरन का कोई रड है, तो ये पूरा आयरन के रड में क्या प्रेजेंट होगा, आयरन ही प्रेजेंट होगा। आप इसको तोड़ेंगे भी तो क्या मिलेगा, आयरन ही मिलेगा। उसी प्रकार इस कागज के टुकड़े को जब आप तोड़ रहे होंगे, ब्रेकडाउन जब आप कर रहे होंगे, तो वो छोटा सा टुकड़ा जो आपको मिल रहा है, जिसको आपने क्या कहा है, पार्टिकल्स, यानी फिर उसका नामकरण आपने दिया है जो एटम, वो भी क्या होगा, कॉटन का ही होगा। आपने कपड़ा कॉटन का पहना, आप उसे फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, एकदम छोटा सा जो टुकड़ा है वो भी क्या होगा, कॉटन का ही टुकड़ा होगा। तो जब ये सारे आप एटम को आपस में जब मिला दिए हैं, मिलियंस ऑफ एटम, ठीक है ना, संख्या में ये मिलियंस में है, जिसके आपकी और हमारी आंखें देख नहीं सकती है। तो जब ये मिलियंस कण आपस में जब मिलेंगे, एटम मिलेंगे, तब जाकर के ये आपको कागज का टुकड़ा मिलेगा। तो अब आइए डेफिनेशन में एलिमेंट्स का। हमने ये कहा कि सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम, यानी कि कॉपर का तो कॉपर का ही एटम होगा, लोहा का है तो लोहा का ही ये सारा एटम होगा, कॉटन का है तो ये एटम को ले ले, चाहे आप ये एटम को ले लीजिए, चाहे इस एटम को ले लीजिए, ये सभी क्या होंगे, कॉटन के ही होंगे। तो सिमिलर टाइप्स के अगर एटम है तो आप उसको क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। अब आइए बात करते हैं अणु की, यानी कि मॉलिक्यूल्स की। यानी अणु किसे कहते हैं, तो अणु के डेफिनेशन हमने कल आपको बताया था। यानी मॉलिक्यूल्स हम किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स
मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि अब इसका अब ग्रुप कहने का मतलब क्या होगा, कम से कम नंबर कितने होंगे, यहाँ पे 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे, 3 4 5 6 कितना भी हो सकता है। तो अभी हम यहाँ से 2 एटम को बाहर निकाल रहे, ए और ये एटम को हमने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया कागज का, कॉटन, ये दोनों, अब ये क्या हो गया, एक ग्रुप बन गया। तो ये एक मॉलिक्यूल्स बन गया, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ पेज, पेज का एक मॉलिक्यूल्स बना। तो ये जो मॉलिक्यूल्स बना कैसे, ग्रुप ऑफ एटम्स है, एटम से ही क्या बना है आपका, मॉलिक्यूल्स बना है। अब इसी प्रकार से अब ये मैंने दूसरा एटम को ले लिया कागज के टुकड़े का, ये निकल गया, तो ये अब दूसरा मॉलिक्यूल्स हो गया है, ठीक है ना, ये दूसरा मॉलिक्यूल्स ऑफ पेज हो गया है। कहने का क्या मतलब है, ये सेकेंड मॉलिक्यूल्स ऑफ पेज, यानी कि ये कागज का दूसरा अणु है, ये कागज का पहला अणु है। अणु मतलब मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मतलब ग्रुप ऑफ एटम। ये जो कागज का जो छोटा सा जो टुकड़ा आपके हाथ लगी है, ये जो आपका फर्दर जो आपने ब्रेक डाउन किया, ये छोटा सा टुकड़ा, ये छोटा सा टुकड़ा, जब आप इसको ग्रुप में कंबाइन करते हैं तो फाइनली क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल्स बनेगा, फिर सेकेंड मॉलिक्यूल्स बनेगा। इसी प्रकार एक और आपने एटम, 2 एटम को बाहर निकाल लिया, यहाँ पे आपने एक और एटम को कंबाइन कर लिया, तो ये क्या बन गया, तीसरा मॉलिक्यूल्स बन गया, तीसरा मॉलिक्यूल्स ऑफ पेज। तो इस प्रकार से बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मिले, तो अब इसको जब आपस में मिला दिए तो फर्दर आपको क्या मिलेगा, ये पेज मिल जाएगा। तो देखिए डेफिनेशन में लिखा गया है सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है क्या सिमिलर है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, तो इस मॉलिक्यूल्स में जब आप एटम चेक करेंगे तो इसमें भी कॉटन का ही है टुकड़ा, ये भी कॉटन का है, ये भी कॉटन का, ये भी कॉटन का, ये भी कॉटन का, ये भी कॉटन का। अगर आयरन होगा तो इसमें भी आयरन होगा, इसमें भी आयरन, इसमें भी आयरन है। तो सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो एलिमेंट समझ में आ गया, एलिमेंट क्या होगा, सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम या फिर सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से बनेगा। अब इसका एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, सोडियम। अब ये सोडियम क्या है, आपका एक पदार्थ है, यानी कि क्या है, आपका एक मैटर है। क्यों है, क्योंकि इसका अपना एक भार होगा और ये क्या कर रहा होगा, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा। तो अब जब आप इसका ब्रेक डाउन करेंगे सोडियम को, तो इस प्रकार से छोटे छोटे ये टुकड़े में बटेगा, ठीक है ना। फर्दर जब इसका ब्रेक डाउन होगा तो एकदम छोटा सा वो पार्टिकल इसका मिलेगा जो फर्दर उसका क्या कर सकते हैं, हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। तो वो जो सबसे छोटा सा जो टुकड़ा कण है उसको ही हम लोग क्या नाम देंगे, एटम का नाम देंगे। तो आप इस एटम को उठाइए, चाहे आप इस एटम को उठाइए, चाहे आप इस एटम को उठाइए, ये कौन सा एटम होगा, सोडियम का ही बना होगा, ये सारे एटम सोडियम से ही बने होंगे। तो ये जब सारे जब एटम को आपस में मिला दिए तो क्या बन गया, आपका एलिमेंट्स बन गया। क्यों एलिमेंट्स बना है, क्योंकि यहां भी सोडियम का एटम है, यहां भी सोडियम, यानी कि सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम है, यानी एक समान के एटम है। अब आइए अणु से भी मैं डिफाइन कर लेता हूं। अब मैं ये एटम और ये एटम को बाहर निकाल लिया है यहां से, तो ये क्या बन गया है, ग्रुप ऑफ एटम बन गया है। तो ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये एक मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हो गया। अब ये एटम और ये एटम किसका होगा, सोडियम का ही होगा, क्योंकि ये भी सोडियम, ये भी सोडियम का एटम है, ये सोडियम ही है इसीलिए। उसी प्रकार एक और मैंने मॉलिक्यूल्स एटम को बाहर निकाल लिया इस प्रकार से दोनों को, तो यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल्स बन गया है, यानी कि ये सेकंड मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, सेकंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम। अब ये भी एटम किसका होगा, सोडियम का ही होगा। उसी प्रकार 2 एटम और मैंने इस बाहर निकाल लिया, तो ये 2 एटम बाहर निकल गया, तो ये थर्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हो गया। तो अब ये सारे मॉलिक्यूल्स को आप देखिए क्या सिमिलर है। तो देखिए जब फर्स्ट मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो तो ये भी सोडियम का है, ये भी सोडियम का। जब सेकंड मॉलिक्यूल का देख रहे हैं तो ये भी सोडियम, ये भी सोडियम। थर्ड मॉलिक्यूल्स देख रहे हो तो ये भी सोडियम, ये भी सोडियम, यानी कि सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो आप इसको क्या नाम देंगे, सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल है तो आप इसको एलिमेंट करेंगे। उसी प्रकार एग्जाम्पल में अगर आप ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन का ही फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे तो छोटे छोटे जो टुकड़े मिलेंगे किसके होंगे, ये सारे ऑक्सीजन के ही एटम, यानी सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम होगा। क्लियर है। अब एक और आपको टर्म समझना है कंपाउंड के बारे में, यानी कि कंपाउंड, जिसको इंग्लिश में कंपाउंड और हिंदी में हम इसे कहते हैं यौगिक। इसके डेफिनेशन को जब आपको कल बताया गया था, इसमें मैंने ये कहा था कि टू डिफरेंट एटम या मोर देन, ठीक है ना, मोर देन 2 हो सकता है, मोर देन 2 डिफरेंट एटम, ठीक है ना, मोर देन 2 डिफरेंट एटम और 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और मोर देन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि H2O, ठीक है, H2O, यहां पे सबसे पहले क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मैंने बना दिया है और ये मैंने अपना 1 ऑक्सीजन ले लिया है। अब ये देखिए ये हाइड्रोजन का जब ब्रेक डाउन किए तो ये छोटे छोटे इस प्रकार से पार्टिकल्स में आपका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, बिल्कुल होगा। इसी प्रकार से ये भी आपका छोटे छोटे टुकड़े में ये भी क्या होगा, आपका ब्रेक डाउन होगा। यस सर, ये भी ब्रेक डाउन होगा। जब आपने ऑक्सीजन को लिया तो ऑक्सीजन का जब आपने ब्रेक डाउन किया तो ये छोटे छोटे टुकड़े में ये भी ब्रेक डाउन हुआ। ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ये सभी क्या है, आपके कण है, यानी इसको आपने क्या कहा, एटम। ये कौन सा एटम होगा, हाइड्रोजन का एटम होगा। ये किसका होगा, एक मिनट ब्लैक से मैं ले ले रहा हूं ताकि मैं अभी आपको बतलाऊंगा कलर से भी। ये हो गया आपका हाइड्रोजन एटम, ये भी हो गया आपका हाइड्रोजन एटम
और आपका ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम। चलिए, तो यहां से आपको जो मिलेगा ये क्या होगा, आपका ऑक्सीजन का एटम हो गया है। ठीक है सर। और अगर आप जब हाइड्रोजन का लेंगे तो यहां से आप एक एटम को बाहर निकाले तो ये आपका निकला है किसका, ये हाइड्रोजन का एटम निकल गया। ठीक है, ये किसका एटम निकल गया है, तो ये आपका हाइड्रोजन एटम निकला है। यहां से ये भी एटम को आप बाहर निकाले तो ये भी क्या हो गया, आपका हाइड्रोजन एटम हो गया। तो अब चलिए, इसको यहां मैंने रखा है और इसको मैंने यहां रखा है हाइड्रोजन एटम को, और इसको मैंने यहां रखा है। तो ये आप सबसे पहले देखिए, ये दोनों क्या हो गया, आपका हाइड्रोजन एटम हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, आपका हाइड्रोजन एटम हो गया है। और आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, आपका ऑक्सीजन एटम है। यानी कि देखिए, टू डिफरेंट एटम है या नहीं, एक हाइड्रोजन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। कंपाउंड आपको क्या कर रहा है, टू डिफरेंट एटम होने चाहिए, या मोर देन टू भी हो सकता है, जैसे कि C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कितना है, 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 12 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 6 है। तो यहाँ पे कार्बन का एक एटम मिलेगा, यहाँ हाइड्रोजन का एक एटम मिलेगा, यहाँ ऑक्सीजन का। तो देखिए, यहाँ कार्बन का एटम है, यहाँ हाइड्रोजन का, और यहाँ ऑक्सीजन का। तो 3 डिफरेंट एटम हो गया, तो मोर देन 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका कंपाउंड होगा। बाकी कल का क्लास आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये तो आपको मैंने प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे एक और मैंने डेफिनेशन लिखा है कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या फिर मोर देन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो देखिए, अब इस मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब है क्या, ग्रुप ऑफ एटम। तो हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर लेंगे। ये दोनों हाइड्रोजन एटम को हमने कंबाइन कर दिया है, कलर मैं चेंज कर दे रहा हूं, इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया है इस प्रकार से, और ऑक्सीजन का भी मैंने एटम को कंबाइन कर दिया। तो ये क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक है ना, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो गया है ये। ठीक है, उसी प्रकार मैं एक और एटम को यहां से एक हाइड्रोजन का बाहर निकाला और एक हाइड्रोजन का यहां से मैंने बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ पे दोनों को मैंने फिर कंबाइन कर दिया है, और एक मैंने ऑक्सीजन का एटम को यहां से बाहर निकाल दिया। तो इस ऑक्सीजन को यहाँ कंबाइन कर दिया, तो क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम, सॉरी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब देखिए, क्या ये सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल है, तो चलिए पहला मॉलिक्यूल में अब जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम मिल रहा है और एक आपका ऑक्सीजन एटम, यानी कि सिमिलर नहीं है, यहाँ भी हाइड्रोजन यहाँ भी ऑक्सीजन। तो देखिए, यही तो डेफिनेशन में लिखा गया कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या फिर मोर देन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। देखिए, अब इसको आप जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ये आपका क्या हो गया, कार्बन हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, और ये आपका ऑक्सीजन है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स बना, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में देखेंगे तो 1 मॉलिक्यूल्स में एक कार्बन का है, एक हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन का। तो 3 डिफरेंट यहाँ पे है ना भाई, तो 3 डिफरेंट यहाँ पे क्या मिल गया, 2 से ज्यादा मिल गया आपके। इसी प्रकार एक और आप कार्बन का आइटम ले लेंगे, हाइड्रोजन का ले लेंगे, ऑक्सीजन को कंबाइन कर देंगे इस प्रकार से, तो ये सेकंड मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। उसी प्रकार एक और लेंगे तो ये 3 मॉलिक्यूल्स। तो सारे मॉलिक्यूल जब मिलेगा तो सारे मॉलिक्यूल्स में आप क्या देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एटम है, यानी ये क्या कहलाएगा, आपका कंपाउंड कहलाएगा। तो अब आपको पहले इसको हटाया जाए। ठीक है, यहां से पहले इसको, एक मिनट भाई, इसको सबसे पहले यहां से हम लोग हटाएंगे, चीजों क्लियर करेंगे, ताकि अभी हमें आगे भी कवर करना है बहुत सारी चीजों को। चलिए भाई, तो अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें समझ में आ गया, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए, अब आपको क्या क्या समझ में आ गया है और आपको क्या क्या माइंड में चलना चाहिए। सबसे पहले आपको एटम क्लियर हो चुका है, आपको एलिमेंट मैंने क्लियर कर दिया है, और आपका कंपाउंड मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है संयोजकता। देखिए, मैं डायरेक्ट चाहूं तो पढ़ा दूं, क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि एलिमेंट की संयोजकता बतलाइए, कंपाउंड की संयोजकता बतलाइए, तो आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है। अब सबसे पहले डेफिनेशन हमने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बतलाया था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने क्या बताया, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नॉन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आया एटम, चलिए ठीक है, अब एटम आपको समझ में आएगा। जैसे कि अब मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग लिख रहे होंगे VE से। अब आगे हम लोग VE लिखेंगे, मतलब आपको समझ जाना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हिंदी में हम इसे कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब आपको मैं समझाता हूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है सोडियम का। अब देखिए, सोडियम जब आप कोई भी एलिमेंट्स को, अब देखिए, ये सबसे पहले ये सोडियम मैंने क्या कहा, ये आपका एक एलिमेंट्स है। ठीक है ना, ये आपका क्या है, एक एलिमेंट्स है। क्यों ये एलिमेंट्स है, ये क्यों आपका एक तत्व है, क्योंकि ये सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम से बना है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जब आप इसका ब्रेकडाउन किए तो सारे के सारे जो कण है किससे बने हैं, सोडियम से ही बने हैं, इसीलिए। चलिए, अब इसको आगे डिस्कशन नहीं करेंगे इतना, यानी ये क्या है, आपका सोडियम एक एलिमेंट्स है सर। अब जब आप सोडियम का एलिमेंट्स आप समझ गए, तो सोडियम को रिप्रेजेंट करिए इसके एटॉमिक नंबर को, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक मास 23 होता है। तो अब आप इसका एटॉमिक, यानी कि एटॉमिक मास लिख सकते हैं 23, चलिए एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं 11।
क्या आप नंबर ऑफ प्रोटॉन बता सकते हैं? तो बोलेंगे यस सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर के बराबर, और अगर न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा। यानी कि ये न्यूट्रल है, मतलब क्या, इसके ऊपर कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, उदासीन तत्व है। तो चलिए अब यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। तो अब आप बता सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बतला सकते हैं कितना है, 11 है। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आप लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2, 8, 10, 1, 11। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या है, ये आपका k ऑर्बिट है, ये आपका क्या है, l ऑर्बिट है, ये क्या है आपका m ऑर्बिट है। k सेल भी बोल सकते हैं, l सेल भी बोल सकते हैं और m सेल भी बोल सकते हैं, यानी कि कक्षा जिसे आप कह रहे हैं। अभी इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया गया है कि कोई भी एटम है तो उसके एटम का जो पूरा मास जो केंद्रित होता है कहां पे, तो उसके न्यूक्लियस में केंद्रित है। तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होगा, तो न्यूक्लियस पे आप कहेंगे सर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसका साइज बहुत छोटा है, मैं इतना बड़ा बना रहा हूं, लेकिन इससे भी बहुत छोटी साइज होती है, जिसका आपके, जब आप एटम को ही नहीं देख सकते तो न्यूक्लियस नाभिक को कैसे देखेंगे। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। खैर, अब आपको सोडियम का आप फिगर बना रहे हैं, सोडियम का, तो सोडियम में कितना ऑर्बिट बनेगा, 3 ऑर्बिट बनेगा, k, l और m ऑर्बिट बनेगा, 3 कक्षाएं बनेगी। तो चलिए पहला कक्षा बन गया, ये आपका दूसरा बन गया है, और ये आपका तीसरा कक्षा बन गया। यानी कि ये हो गया आपका k ऑर्बिट, ये हो गया l ऑर्बिट, ये हो गया आपका m ऑर्बिट। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑर्बिट कह रहे हैं, या आप इसे सेल भी कह सकते हैं, या हिंदी में आप इसे कक्षा भी कह सकते हैं। क्लियर है? अब इसमें ही आपका जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है, इसी में देखिए, और भी जब डिटेल हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े तो हमने आपको बताया था कि ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, आपका सब सेल होता है। S मैंने बताया है, P बताया है, D बताया है, F बताया है। S में एक और सब सेल होगा, P में मैंने आपको 3 बतलाया है, D में मैंने 5 बतलाया है, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अभी उसमें उतना हम लोग डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे हैं। अभी आपको बस ये समझना है कि संयोजकता कैसे निकालनी है। तो यहाँ पे आपको क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो चलिए पहला ऑर्बिट में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे कलर मैं दूसरा ले लूँ। ये हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब K में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो 2 ही रहेगा, हमेशा मैक्सिमम 2 ही रहेगा, 2 से ज्यादा आप नहीं डाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट कक्षा में। अब दूसरे ऑर्बिट यानी कि L ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए 8 इलेक्ट्रॉन मैं दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 8, ठीक है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब M ऑर्बिट यानी कि तीसरा ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए अब आपको ये जो ऑर्बिट दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं आंतरिक कक्षा, यानी कि इसे हम कहते हैं आंतरिक कक्षा, यानी कि इसे इंटरनल ऑर्बिट कहेंगे या इंटरनल सेल कहेंगे। और ये जो आपका है, ये जो है आपका, ये हो गया आउटर मोस्ट सेल, ठीक है ना, ये हो गया आउटर मोस्ट सेल, यानी कि इसे हम कहेंगे 72 कक्षा, इसे हम क्या कहेंगे, सबसे बाहरी कक्षा जो है वो। अब आप बतलाइए कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो देखिए अब एक बात याद रखिएगा, जो पहला ऑर्बिट है, देखिए फर्स्ट ऑर्बिट जो होगा आपका, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। बाद के जितने भी ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखिए जब L ऑर्बिट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। देखिए L में 8 इलेक्ट्रॉन है, M में कितना, 1 है। अब यहाँ चाहिए कितना, अपने आप को स्टेबल करने के लिए 1 चाहिए, और अगर इसको 8 चाहिए, है कितना, 1, यानी कि इसको अभी कितना चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं भाई, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको 7 चाहिए। और जब तक ये 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, नहीं तो फिर ये क्या करेगा, इधर से उधर उछलेगा, यानी कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, समझे ना। ये कोई भी अगर आसपास इसको मिल जाएगा तो उसके साथ ये रिएक्शन कर जाएगा, ये सोडियम एटम। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसको 8। अब एक चीज हमें बताइए सबसे पहले कि आउटर मोस्ट सेल में यानी 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे सर ये आपका जो है उपस्थित, ये केवल 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो अब आप ये बता सकते हैं कि सोडियम में जो बाहरी कक्षा है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये आपने बताया। अब आइए इसका डेफिनेशन आपने क्या लिखा है, देखिए इसका डेफिनेशन आपने क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नॉन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हिंदी में
हिंदी में आपने लिखा है कि 72 कक्षा में यानी कि सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसे ही आप संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि सोडियम में अगर आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सोडियम में पूछ लिया जाए तो क्या बतलाएंगे, केवल एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, कितना, एक इलेक्ट्रॉन। क्यों, 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब आपको समझ में आया। अब एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम का जब एटॉमिक नंबर देखेंगे 12 है और मास कितना है, 24 है। जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या है 12। आप इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी इलेक्ट्रॉन की जब अरेंजमेंट करेंगे तो 2, 8, 10, क्योंकि पहला ऑर्बिट के है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, मैंने 2 डाल दिया। दूसरा ऑर्बिट में 8 ही जाएगा, 8 डाल दिया है। तो कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 कितना हो गया, अभी 10 हुआ। 12 इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन और अरेंज करना यानी 2, यानी तीसरे ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएगा। चलिए हम लोग बना लेते हैं इसका एक और फिगर। ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब इसके चारों तरफ क्या होंगे, ऑर्बिट्स होंगे। एक ऑर्बिट, कितना ऑर्बिट बनेगा, 1, 2, 3 ऑर्बिट बनाएंगे हम लोग, ठीक है। 2 हो गया और ये आपका तीसरा ऑर्बिट हो गया। अब इन तीनों ऑर्बिट में सबसे पहले ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो सर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका ये हो गया। अब सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 हो गया। और तीसरे में कितने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहे, 1 और ये हो गया आपका 2। अब देखिए सबसे पहले ये क्या हो गया आपका इनर, यानी कि इनर सेल हो गया, यानी कि आंतरिक कक्षा हो गया ये आपका। और ये क्या हो गया आपका 72 कक्षा, यानी कि आउटर मोस्ट सेल हो गया। तो आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया और एक ये हो गया। यानी कि अगर मैग्नीशियम में आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे सर, 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको अभी कितना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए भैया, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, बैलेंस इलेक्ट्रॉन अब आप निकाल लेंगे ना। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं एक और आपको देता हूं, जैसे कि नाइट्रोजन की, तो इसकी एटॉमिक नंबर 7 है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इसकी 7 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, 2, 5, 7, यानी ये के ऑर्बिट, ये एल ऑर्बिट, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया पहला ऑर्बिट, ये हो गया दूसरा ऑर्बिट। इसमें इलेक्ट्रॉन अरेंज कर देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन जाएगा बाहर में, 72 कक्षा में 3, 4 और ये 5, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में कितना है, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5 हो गया। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि कोई भी एटम के 72 कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाती है। लेकिन अब ये 5 है, लेकिन करना कितना चाहेगा अपने आप को, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए कितना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 5 है तो भाई और 3 लेगा तो अपने आप को स्टेबल कर लेगा कि नहीं कर लेगा, ठीक है सर। चलिए अब यहां तक चीजें क्लियर है। अब आइए एक एक करके, सबसे पहले सोडियम के पास देखिए। अब वैलेंसी को मैं आपको समझा रहा हूं कि वैलेंसी को कैसे हमें फाइंड आउट करनी है। तो आपने सोडियम का तो आपने निकाल लिया, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। चलिए अब यहां से हम एक एक करके बना रहे हैं सोडियम की। देखिए अभी आपने सोडियम को कैसे निकाला, 2, 8, 10, 1, 11 है एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने कर लिया है। 1 है, यानी कि अब एक बात बतलाइए, ये आपका के ऑर्बिट, ये आपका एल ऑर्बिट, ये आपका एम ऑर्बिट, यानी कि 72 कक्षा क्या है आपका, ये है आउटर मोस्ट सेल, यही है आउटर मोस्ट सेल, यही है। यानी कि 72 कक्षा है आपका, ये 72 कक्षा है, 72 कक्षा है। और आपको मैंने बताया था कि पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और बाकी जितना भी होगा उसमें कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऑक्टेट रूल का यहाँ पे नियम का पालन करना होता है सारे एलिमेंट को, एक्सेप्ट है 2 एलिमेंट, एक तो आपका हाइड्रोजन एंड हीलियम को छोड़ करके। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हीलियम को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास 1 है, तो एक और लेकर अपने आप को स्टेबल कर लेता है। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। ऑक्टेट रूल कहने का मतलब ये है कि उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। क्लियर है कि नहीं, ये बताइएगा। यहां तक क्लियर है भाई, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी अब इसके बाद हमें क्या समझना है कि ये जो सोडियम है अभी स्टेबल है क्या, अभी स्टेबल नहीं है। अभी ये स्टेबल आपका नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, होना कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए ये, अब आप मार्केट गए हैं, ठीक है ना। आप जब मार्केट गए हैं तो आपके पास एक सामान खरीदने की जो कीमत है उसकी कीमत है 8 रुपीज है, ठीक है। अब आपके पास कितना है, 1 रुपए है।
आपके पास क्या है भाई, 1 रुपए है। चलिए ऐसे नहीं, इसको और भी अच्छे तरीके से मैं समझाता हूं, इसको और भी अच्छे से समझाता हूं कि मान लेते हैं कि आपने कोई मार्केट में एक चीजें खरीदने गई है, आपके पास 16 एक जिसकी दाम है पुस्तक की 16 रुपए, ठीक है ना, दाम है उसकी 16 रुपए, और आपके पास कितना मतलब कि दो प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट का दाम है 8 रुपीज, तो 2 प्रोडक्ट का दाम कितना है 16 रुपए, आपके पास है 9 रुपए। तो आप एक प्रोडक्ट तो आराम से खरीद लेंगे, एक प्रोडक्ट आपने खरीद लिया, बचा कितना आपके पास 1 रुपए, यानी 8 रुपए में एक आपने प्रोडक्ट खरीद लिया। अब आपका दूसरा प्रोडक्ट कैसे खरीदेंगे, जब तक कि आपके पास 7 रुपए और ना आ जाए। तो अब आप क्या करेंगे, 7 रुपया कहीं से इकट्ठा करेंगे या आप क्या करेंगे, उसको स्कीप आउट करेंगे। तो आप बोलेंगे सर उसको हम स्कीप ही कर देना ज्यादा पसंद करेंगे। उसी प्रकार से अब ये सोडियम के पास 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन को दे, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, किसी से मांगे। अब देखिए 7 रुपया आप मांगेंगे या फिर आप कहेंगे कि भैया ये 1 रुपया किसी को दे दीजिए, दान कर देते हैं मार्केट में और घर चलते हैं, सबसे अच्छा क्या होगा। तो भाई दान का दान भी हो जाएगा, मांगना भी नहीं पड़ेगा। अब 7 इलेक्ट्रॉन मांगने में मेहनत भी ज्यादा है, इसमें मेहनत ज्यादा है, इसमें मेहनत कम है। तो आप क्या करेगा, सोडियम भी ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये डोनेट कर देगा, ये दूसरे कोई को दे देगा, ठीक है ना। तो अब इसी क्रम में क्या होगा, ये अपने आप को जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो अब इसका 72 कक्षा जब आपने देखा, ये आपका न्यूक्लियस था, ठीक है, इसका पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा और ये तीसरा कक्षा। यहां पे ये 1 इलेक्ट्रॉन था, इसको हटा दिया, तो अब ये क्या होगा, ये 72 कक्षा अब ये ना रह करके इसका 72 कक्षा ये हो गया, जिसमें ऑलरेडी कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सोडियम अब देखिए स्टेबल हो गया, कैसे हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन को दे करके। जब भी कोई देता है तो उसके ऊपर कौन सा, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बैंक पैसा दे रही है इसलिए बैंक पॉजिटिव चार्ज, कस्टमर पैसा लोन ले रही है इसलिए नेगेटिव चार्ज, याद है ना कर का चीज। तो इसलिए इस प्रकार से क्या हो गया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डोनेशन में काम आ गया। तो अब देखिएगा वैलेंसी का नियम समझ लीजिए, वैलेंसी का नियम क्या होता है, संयोजकता का नियम क्या होता है, इसको आप ध्यान से समझिए। वैलेंसी का नियम यह है कि जो भी एलिमेंट अपने ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या जितना भी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वही उसकी संयोजकता है। मैंने क्या बोला, मैंने ये कहा कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी तत्व अपनी, अब देखिए 2 तरीके से मैं आपको बतलाऊंगा संयोजकता निकालने के लिए। एक तो ये तरीका है, एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट तत्व अपनी ऑक्टेट रूल को यानी कि अष्टक नियम को, यानी कि 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, उसको पूरा करने के लिए ऑक्टेट रूल को, कोई भी एलिमेंट अपने ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए जितना भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, या फिर गेन करेगा, वही उसकी संयोजकता है। तो देखिए सोडियम के केस में क्या हुआ, 2 8 10 1, अब इसको क्या किया, इसने डोनेट कर दिया, तो इसकी संयोजकता 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, क्यों, क्योंकि अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। या फिर एक और भी आपका तरीका है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आपका, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट का अगर 1 है, 2 है और 3 है और 4 है, तो उसकी जो वैलेंसी होगी वो भी क्या होगी आपकी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी और 4 होगी, ठीक है, समझ में आया। अब जैसे देखिए सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1 है, 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, तो वैलेंसी भी 1, क्लियर है। अब आइए मैग्नीशियम के पास में, मैग्नीशियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 12 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 10 2 12, क्लियर है। तो ये हो गया आपका k ऑर्बिट, ये हो गया आपका l ऑर्बिट, ये हो गया आपका m ऑर्बिट। सबसे बाहरी कक्षा कौन है, तो m ऑर्बिट 72 कक्षा कौन है, यही है, आउटर मोस्ट सेल है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है भाई, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, और मैंने अभी आपको बताया है कोई भी एलिमेंट का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी 1 होगा, कोई भी एलिमेंट का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी 2 होगा, कोई भी एलिमेंट का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो उसकी वैलेंसी 3 होगी, और कोई भी एलिमेंट अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। उसी प्रकार जब आपने मैग्नीशियम को देखा तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो सिंपल सा आप बताइएगा इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल। लेकिन अब ऐसे भी समझिए, जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया, अब ये जो आपका मैग्नीशियम है इसके जो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है, तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या चाहिए, इसको 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, ठीक है ना, इसको 6 इलेक्ट्रॉन लेना होगा,
6 इलेक्ट्रॉन क्या करना, लेना होगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन, ये क्या करे, लॉस कर दे, यानी कि डोनेट कर दे, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। अब बताइए 2 रुपया दान करने से ज्यादा अच्छा है कि 6 रुपया हम जाकर के कमाएं, इकट्ठा करते। आप बोलिए 2 रुपया मार्केट में हम दे देते हैं, दान कर देते हैं, क्योंकि मेहनत इसमें कम है, इसमें मेहनत ज्यादा है 6 रुपया आपको कलेक्शन करने में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, क्यों, अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए। तो अभी मैंने आपको बतलाया संयोजकता का कि कोई भी एलिमेंट अपनी ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए जितना भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या गेन करता है, जितना भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या गेन करेगा, तो ये क्या कर रहा है, अपना ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो डोनेट कर रहा है क्योंकि इसको आसानी है डोनेट करना, 6 इलेक्ट्रॉन को कवर करना या कलेक्शन करने से अच्छा है, 6 रुपया कलेक्शन करने से अच्छा 2 रुपया हम डोनेट कर देते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। क्लियर है। अब आइए नाइट्रोजन के पास में। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। अब एक चीज आपको याद रखना है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7 है, तो 2 और 5 हो गया। ये हो गया आपका k ऑर्बिट, ये हो गया आपका l ऑर्बिट, ये हो गया आपका आउटर मोस्ट 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया है अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है और 4 है तो वैलेंसी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या फिर 4 होगा, यही। लेकिन अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। तो अब ध्यान से रखना है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाए या फिर 6 हो जाए या फिर 7 हो जाए या फिर 8 हो जाए, इस केस में आप वैलेंसी कैसे निकालेंगे, तो याद रखना है आपको इस केस में 8 से माइनस करना होगा। अगर 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 से माइनस करेंगे 5 तो 3 हो जाएगा वैलेंसी, ठीक है। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो 8 में से 7 माइनस करेंगे तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो 8 में से 8 माइनस करेंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, संयोजकता 0 हो जाएगी। यानी ये अब समझिएगा, जैसे कि नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन का मैं फिगर बना रहा हूं, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। 2 ऑर्बिट बनेगा, एक k ऑर्बिट बनेगा, एक l ऑर्बिट। इसमें इलेक्ट्रॉन को हमने अरेंज कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब 72 कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको कितना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए। या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करे, कहीं से जुगाड़ कर ले, गेन करे, या फिर ये 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे। अब बताइए 3 रुपया को कलेक्शन करना ज्यादा अच्छा है कि 5 रुपया को डोनेट, तो भैया लॉस किसमें है, 5 रुपया अगर हम डोनेट कर देंगे तो लॉस ही है ना। इससे अच्छा कि हम 3 इलेक्ट्रॉन को 3 रुपया ही हमें कलेक्शन करना है, इसमें मेहनत कम हुआ है, तो हम क्या करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो ध्यान से समझना, ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो अभी मैंने आपको बतलाया था, क्या मैंने बताया है, अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है कि कोई भी एलिमेंट अपनी ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए जितनी भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे या गेन करे, तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है अपना ऑक्टेट रूल को। तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया, ले लिया, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कितना इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ा अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। या फिर आप इस फॉर्मूला से भी आप निकाल लेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है, 5 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 है तो आपको क्या करना है, 8 से माइनस करना है। 6 है तो 8 से माइनस करना, 7 है तो 8 से माइनस करना, 8 है तो 8 से माइनस करना। तो 8 में 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैलेंसी 3 आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीजन का अगर आप देखेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना है, 16, एटॉमिक मास है 16, एटॉमिक नंबर हो जाएगा इसका 8, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, तो 2 और 6, यानी कि k ऑर्बिट और l ऑर्बिट, यानी कि 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 है। 1 2 3 4 5 और 6, यानी इसको अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो अपना k ऑर्बिट एक ऑर्बिट में स्टेबल, तो क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करके क्या करेगा, ये अपने आप को 8 कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये अपने आप को स्टेबिलिटी गेन कर लिया। तो इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, यानी ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है ना। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इस फार्मूला से बनाइए, देखिए फार्मूला में मैंने क्या बताया कि पहले ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ऑक्सीजन का 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 है। और अभी मैंने आपको बताया अगर 6 हो 5 है, यानी 4 से ज्यादा अगर है 72 कक्षा में, 5 6 7 8, तो उसमें 8 से माइनस करना होता है वैलेंसी निकालने के लिए।
तो वैलेंसी इसका कैसे निकलेगा, वैलेंसी हम लोग निकालेंगे 8 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 2। अब आपको समझ में आ गया हर एक एलिमेंट्स का अब आप निकाल पाएंगे वैलेंसी। तो अब यहां तक तो चीजें क्लियर है, आप एलिमेंट्स का आपने वैलेंसी निकाल लिया। लेकिन एग्जाम में अब आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा Al2O3 में एल्यूमिनियम की वैलेंसी निकालिए, तो ये आप कैसे निकालेंगे। तो चलिए कंपाउंड की वैलेंसी कैसे निकालती है अब हम लोग समझते हैं, सीखते हैं। कंपाउंड का वैलेंसी कैसे निकालता है इसको समझ सीखते हैं हम लोग, यानी कि यौगिक का वैलेंसी कैसे निकाला जाएगा इसको अब हम लोग सीखते हैं। अच्छा, यौगिक कहा जा रहा है इसका मतलब समझ में आ रहा ना, इसमें क्या होगा 2 डिफरेंट एटम होगा या फिर मोर देन 2 भी हो सकता है, मोर देन 2 डिफरेंट एटम्स होंगे, ठीक है ना, 2 डिफरेंट एटम होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल अभी आपने जो भी देखा, आपने क्या देखा, सोडियम देखा, एक सिमिलर एटम है, केवल सोडियम सोडियम ही है। या अगर आपने देखा ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ही है। लेकिन यहां यौगिक में आपका आ जाएगा इस प्रकार से H2O, तो एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन, 2 डिफरेंट एटम हो गया। या आपको ऐसे मिलेगा HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट, तो यहां पे देखिए एक हाइड्रोजन हो गया, एक कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन, 3 एटम हो गया, यानी 2 डिफरेंट एटम। ये सारा का सारा एक डिफरेंट एटम है। तो अब इस केस में आप संयोजकता कैसे निकालेंगे इसको अब हमें सीखना है। तो चलिए अब हम लोग इसको एक एक करके सीखते हैं। चलिए कंपाउंड में वैलेंसी निकालते हैं। इससे पहले कंपाउंड से पहले आपको समझना होगा एक और टर्म जिसे हम कहते हैं, देखिए अभी आपने क्या सीख लिया, वैलेंसी सीखा, ठीक है, निकालना सीख लिया आपने वैलेंसी, यानी कि संयोजकता निकालना सीखा। कैसे सीखा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कोरिलेट करके सीखा। आपने वैलेंसी में क्या समझा, आपका वैलेंसी आपको क्या बतला रहा, फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझिए। देखिए जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं कार्बन का, जैसे कार्बन का मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं। कार्बन यानी कि इसका सिंबल क्या है, C। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 4 सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 4 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट करेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या लिख रहे भाई, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा, 2 4, यानी कि K ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, L ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा। 72 कक्षा क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यानी कि 72 कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है यही इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि कार्बन का अगर मैं पूछूं आपसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है तो आप बोलेंगे सर 4 है। मैंने आपको बताया कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो तो वैलेंसी क्या होती है, सेम वही हो जाती है, संयोजकता उतनी हो जाती है, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। लेकिन इसका अगर आप फिगर बनाइएगा तो ये पहला कक्षा दूसरा कक्षा, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 4 इलेक्ट्रॉन या तो गेन कर ले या तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, यही है स्टेबिलिटी का। इसीलिए कार्बन का ना +4 और -4 दोनों इसकी वैलेंसी होती है। तो ये बहुत डिटेल है केमिस्ट्री में, जब IIT वगैरह का आप तैयारी करते हैं, यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं तो इसमें आपको पढ़ना होता है, तो उसमें डिटेल नहीं जाएंगे। आप कमेंट करेंगे तो उसको भी मैं डिटेल कर दूंगा। बस आप इतना समझिए कि कार्बन की वैलेंसी +4 और -4 दोनों होता है। इसके पीछे का रीजन समझिए। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि +4 यानी और -4 यानी कि वैलेंसी भी क्या होता है, पॉजिटिव वैलेंसी एक होती है, ठीक है, और एक होती है आपका नेगेटिव वैलेंसी, यानी कि एक होता है धनात्मक संयोजकता और एक होता है ऋणात्मक संयोजकता, ठीक। ये अब आपको समझ में आया ना, यहाँ से पॉजिटिव वैलेंसी और नेगेटिव वैलेंसी, यानी कि वैलेंसी के भी 2 टाइप्स, एक है आपका पॉजिटिव वैलेंसी होगा एक, ठीक है, और एक होगा आपका नेगेटिव वैलेंसी, ठीक है। एक क्या होगा आपका नेगेटिव वैलेंसी, क्लियर है भाई। यानी एक हो गया आपका धनात्मक संयोजकता और एक हो गया आपका ऋणात्मक संयोजकता। तो कार्बन के केस में अब ये जो वैलेंसी 4 है, इसका मतलब वैलेंसी क्या बतलाता है, वैलेंसी आपको ये बतला रहा है कि वह तत्व कितना बॉन्ड बना सकता है, तो 4 बॉन्ड बना सकता है। जिस प्रकार से अब देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड ही बनाता है ना भाई, क्योंकि इसकी संयोजकता 4 है। जैसे कि अब ऑक्सीजन को आप ले लीजिए, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 6। आउटर मोस्ट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया इसका, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कितना लिखेंगे, 6। अब इसका 6 है तो इसका वैलेंसी आप कैसे निकालते हैं, तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2। यानी वैलेंसी कितना आ गया, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 आ गया। तो ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है समझिए, इसका वैलेंसी 2, इसका मतलब क्या है समझिएगा फिगर से, एक ऑर्बिट बन गया इसका और दूसरा ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, और फाइनल ऑर्बिट में यानी लास्ट ऑर्बिट में 72 कक्षा में कितना, 4, एक 5 और एक 6। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, ग्रहण करना है,
या तो ये 6 को 6 डोनेट करेगा, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसकी संयोजकता यानी ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसकी संयोजकता 2। इसका मतलब ये कि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना सकता है, केवल और केवल 2 बॉन्ड ही बना सकता है। जैसे आप देखेंगे H2O के केस में, तो ऑक्सीजन देखिए 2 बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसी के बारे में बतला रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। पॉजिटिव वैलेंसी किसको, कैसे आप समझेंगे कि किसका पॉजिटिव वैलेंसी है और किसका नेगेटिव वैलेंसी। देखिए जिसकी संयोजकता, समझिएगा ध्यान से, जिसकी वैलेंसी 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, तो वो पॉजिटिव वैलेंसी है। जैसे आपने सोडियम का देखा वैलेंसी क्या है, 1 है। मैग्नीशियम का वैलेंसी देखा आपने 2 है। एल्यूमिनियम का आपने देखा वैलेंसी 3 है। कार्बन का देखिए मैंने बताया है एक्सेप्शन, इसका पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव वैलेंसी है, लेकिन अभी आप समझिए कि कार्बन की संयोजकता 4 है। अब ये इसको पॉजिटिव वैलेंसी क्यों कहा गया ये भी मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि एक केस में सोडियम का ले रहा हूं, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, 2, 8, 10, 1, 11। अब इसको या तो 7 इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल करना है या 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल करना है। तो ये क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव साइन, इसलिए पॉजिटिव वैलेंसी हो गया। लेकिन अब नेगेटिव वैलेंसी की बात करते हैं हम लोग। नेगेटिव वैलेंसी किसको कहेंगे, इसको भी पहचान करना सीखिए। नेगेटिव वैलेंसी किसको कहेंगे, जिसकी वैलेंसी या तो जिसकी वैलेंसी आप 8 में से माइनस करके निकाल रहे होंगे। जैसे अब मैं आपको समझा रहा हूं, समझिएगा। अब इसको आप यहां पर वैलेंसी ना लिखें, यहां पर आप लिखिएगा पॉजिटिव वैलेंसी के लिए कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 या 4 होगा, ठीक है ना, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 या फिर 4 होगा, उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव वैलेंसी। क्योंकि ये क्या कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ये जैसे मैग्नीशियम आपका डोनेट कर दिया, तो डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज। लेकिन नेगेटिव वैलेंसी किसको कहेंगे, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो, 6 हो, 7 हो या फिर 8 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव वैलेंसी। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, तो आप इसका लिखेंगे 2, 6, 8। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है, तो यानी ये नेगेटिव वैलेंसी को शो करेगा। क्यों, अब इसको समझिए। अब ये 6 है आउटर मोस्ट में, ये k ऑर्बिट, ये l ऑर्बिट है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन ले स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, या फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो ये क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, बैंक से आप पैसे ले रहे हैं, कस्टमर, नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये नेगेटिव वैलेंसी शो करेगा। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ जाता है, सोडियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ऑक्सीजन, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं नाइट्रोजन का। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 2 और 5, तो 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5। अभी मैंने बताया 5 हो, 6 हो, 7 हो या फिर 8 हो, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है, 5 है। तो ये कैसा शो करेगा, वैलेंसी, नेगेटिव वैलेंसी शो करेगा। तो चलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो यानी कि 3, यानी कि -3 इसकी वैलेंसी होती। क्यों, अब इसके बाद तम कक्षा में 5 है, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे स्टेबल होने के लिए, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा। तो ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा, 5 रुपया खर्च करने से ज्यादा अच्छा है ना भाई कि हम 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण ही कर ले, कमा ले, यही मेरा आसान काम है, फायदा इसी में। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो ये ले रहा है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना, 3 नेगेटिव चार्ज। इसको आप ऐसे लिखते हैं 3 माइनस, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं N3 माइनस। क्लियर हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसी क्लियर है। अब आइए कंपाउंड का अब हम लोग क्लियर करते हैं, निकालना। तो चलिए अब हम लोग कंपाउंड की वैलेंसी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपको एग्जाम्पल लिया जा रहा है H2O, ठीक है, ये आपका क्या कंपाउंड है, 2 डिफरेंट एटम है, एक हाइड्रोजन है और एक आपका ऑक्सीजन एटम है। ये तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है सर। अब आप एक बात बतलाइए, इसमें आपको पूछा जाएगा इस प्रकार से, वाटर में हाइड्रोजन की संयोजकता फाइंड आउट करें, हाइड्रोजन की संयोजकता फाइंड आउट करें, हाइड्रोजन की संयोजकता फाइंड आउट करें। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको समझते हैं। चलिए हाइड्रोजन की संयोजकता फाइंड आउट कैसे होगी, तो इसको हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन की संयोजकता निकालना, तो हम इसको ले रहे हैं x, कितना हाइड्रोजन है, 2 है, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब देखिए ये जो आपका ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है आप कैसे निकालेगा, अभी आपको तो ये सब कुछ याद हो जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए। हम डायरेक्ट लिख देंगे 2 और 2 में माइनस लिखूंगा। अब ये मैं आपको समझा रहा हूं कि माइनस क्यों लिख रहा। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे 2 और 6, 8। ये हो गया k ऑर्बिट, ये हो गया आपका l ऑर्बिट,
आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6 है। तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। और मैंने आपको बताया कि अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, इट मीन्स क्या है, यहां पे आइए, अगर 6 है, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, देखिए यहां पे मैंने बताया अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो या 6 हो या 7 हो या 8 हो, तो ये कैसा शो करेगा? नेगेटिव वैलेंसी को शो करेगा। तो ये अब आपको समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन कौन सा वैलेंसी को शो करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तब आपके माइंड में ये समझ में आ रहा है कि सर ये नेगेटिव वैलेंसी को शो करेगा। तो अब मुझे ये पहला बताइए कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करके अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, है कि नहीं भाई? या आप ऐसे इसको भी निकाल सकते हैं 8 - 6 यानी कि 2, लेकिन ये 2 क्या है? नेगेटिव वैलेंसी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी अब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे प्लस साइन, ठीक है, और उसके बाद इसकी वैलेंसी कितनी है? -2, और इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। ये 0 क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। देखिए वाटर के ऊपर क्या कोई चार्ज दिया गया? नहीं, इसलिए हमने क्या लिख दिया है? 0 लिख दिया है। अब आइए कैलकुलेशन करते हैं इसको। x हो गया तो ये 2x हो गया, और ये हो गया आपका -2 = 0। तो x अगर यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1, यानी हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, K2Cr2O7। ये आपका क्या है? पहले ये आपका एक कंपाउंड है या नहीं, पहले ये बताइए। सर ये आपका एक कंपाउंड है क्योंकि 3 डिफरेंट एटम है, यहाँ पे 3 डिफरेंट एटम है। कैसे थे? देखिए एक आपका पोटासियम है, एक क्रोमियम का एटम है, और एक आपका ऑक्सीजन का एटम है। अब आपको यहाँ फाइंड करना है, फाइंड दी वैलेंसी ऑफ क्रोमियम, यानी कि आपको संयोजकता फाइंड करनी है क्रोमियम की। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? कुछ नहीं, जिसका फाइंड आउट करना है उसको हम x मान लेंगे। तो चलिए हम x मान लेते हैं। पहले आप पोटासियम की संयोजकता बताइए। क्रोमियम का x मानेंगे, ऑक्सीजन का भी आपको पता चल गया है। तो पोटासियम का कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहां मैं बता रहा हूं पोटासियम की संयोजकता आपको कैसे। देखिए आप तो एक तो ये भी तरीका है कि पोटासियम कौन से ग्रुप में आता है, ये मैंने पीरियोडिक टेबल में बताया है। बहुत तरीका से निकालने का मैंने तरीका बताया है अपने कोर्सेस में, जैसे कि हाइड्रोजन लिथियम हेलन कब्र से हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम, ये पहला ग्रुप में है। तो इसका क्या था भाई? इसकी संयोजकता कितनी थी? 1 थी, ठीक है ना। पोटासियम की संयोजकता कितनी थी? 1 थी। बाकी ये सब चीज का आपको याद हो जाएगा, और मैंने यहाँ एक लिस्ट भी बना दिया, ठीक है ना, जो आपकी पॉजिटिव एलिमेंट है। अब इसको मैंने पॉजिटिव एलिमेंट क्यों कहा है ना, समझिएगा। इसको मैंने पॉजिटिव एलिमेंट इसलिए कहा है क्योंकि ये आपका पॉजिटिव वैलेंसी शो कर रहा है। पॉजिटिव वैलेंसी शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या फिर 4 होगा, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब ये पॉजिटिव वैलेंसी, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 या फिर 4 होगा। उसी प्रकार जैसे देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा पोटासियम का वैलेंसी क्या है? देखिए 1 है, ठीक है। अब इसी प्रकार नेगेटिव एलिमेंट भी मैंने एक जगह कर दिया पूरा, जो आपके एग्जाम में बनेगा उतना यहीं से कवर हो जाएगा, इससे बाहर नहीं। नेगेटिव एलिमेंट क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव वैलेंसी शो कर रहा है। नेगेटिव वैलेंसी मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा या फिर 8 होगा। इसमें वैलेंसी हम कैसे निकाल रहे होंगे? तो वैलेंसी इसमें हम लोग 8 से माइनस कर रहे होंगे। 5 को 8 में माइनस कर रहे होंगे, 6 को 8 में माइनस कर रहे होंगे, 7 को 8 में -8 करेंगे, यानी कि 0। यानी कि 0 बैलेंस है, यानी कि कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, यानी कि वो स्टेबल है। क्लियर है मेरे भाई? जैसे कि अक्रिय गैस जितना है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये आपको याद कर लेना है। यहाँ मैंने सारा लिस्ट दे दिया है, वीडियो को पॉज कर लेंगे या आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं इस डायरेक्ट क्लास की ये PDF में नोट्स शेयर कर दूंगा, तो ये पूरा आप ले लीजिए, लिखिए, नोट्स बनाइए। स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा। ये हो गया आपका पॉजिटिव एलिमेंट, ये सारा याद हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे पूरा क्लास, अगर मेरा अटेम्प्ट किए हैं तो सारा आपका सही बनेगा भी। ये हो जाएगा सारे नेगेटिव, जैसे सल्फाइड के 2 हो जाएंगे वैलेंसी। अभी इसमें मैं आपको सारा निकाल के भी सिखा दूंगा कि कैसे, ये पूरा बने रहिएगा, मैं आपको पूरा सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपको यहाँ पे क्रोमियम का निकालना। तो पोटासियम का आपको समझ में आ गया कि वैलेंसी कितनी होती है भाई? तो पोटासियम की वैलेंसी 1 होती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पोटासियम का वैलेंसी हमने लिख दिया है 1, प्लस क्रोमियम कितना हमने x माना है, कितना क्रोमियम है? तो 2 क्रोमियम है ना, 2, प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? -2, और कितना ऑक्सीजन है? 7, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 2x - 14 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। अब इसको आइए 2x, अब यहाँ पे अच्छा K2 है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे K2 है पोटासियम, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पोटासियम 2 है, यानी कि इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? एक सिंगल पोटासियम का वैलेंसी 1 होता है, तो 2 पोटासियम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नहीं समझे? चलिए कोई बात नहीं, फिर से मैं बताता हूँ। देखिए पोटासियम की वैलेंसी कितनी है भाई? पोटासियम की वैलेंसी देखिए, यहाँ आइए, इस चार्ट में आइए। पोटासियम की वैलेंसी, अब ये चार्ट याद करने की जरूरत है आपको, या ये सब तो आपको मैंने याद करवाया पीरियोडिक टेबल में, सारा कुछ मैंने समझा भी दिया था। देखिए पोटासियम को यहाँ देखिएगा तो इसका कितना है? वैलेंसी 1 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आएंगे इसके पास।
तो पोटासियम के बारे में हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो पोटासियम की वैलेंसी हमने कितना लिख दिया है, 1 लिख दिया, ठीक है। अब कितना पोटासियम है, 2 है, देखिए ये आपका 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 2x, ये -12 इधर चल जाएगा तो 12, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 6, यानी कि क्रोमियम की वैलेंसी कितनी आ गई, +6, ठीक है, कोई दिक्कत। एक और हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि अब आपको निकालने को मिलेगा HCO3-, इसमें आपको बोलेगा कार्बन की, ठीक है ना, कार्बन की वैलेंसी बतलाइए, कार्बन की वैलेंसी बतलाइए। तो क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी कैसे निकालेंगे, तो चलिए बात करते हैं। तो हाइड्रोजन का कितना होता है वैलेंसी, 1 होता है, कार्बन हम x मान ले रहे हैं, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2, और कितना ऑक्सीजन है, 3 है, और -4 है, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन जब कर रहे हो तो क्या आएगा, 1 + -6 = -1, तो x हो जाएगा यहाँ से 1 - 6 -5 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 - 1, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, तो कार्बन की वैलेंसी होती है ना 4। चलिए हो गया यहाँ से। तो अब आप होप्स हो कि आप बना पा रहे होंगे ये सारा कुछ। अब देखिए फॉर्मूला बनाना अब हम आपको सिखाते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। इससे पहले हाँ चलिए अब मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखाता हूँ यहीं पे। जैसे कि आपको दिया गया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम कुछ भी बोल रहे हैं भाई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है आपका, Al हो गया, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्साइड मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन। अब बताइए ये हो गया। अब इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आपको फॉर्मूला पूछ रहा है, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, लेकिन ये आपको पता नहीं तो कैसे निकालेंगे। देखिए ये आपका एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको दिखलाता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। पहला देखिए एल्यूमिनियम की संयोजकता 3, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, तो इसकी रासायनिक सूत्र क्या होगी, फॉर्मूला यहाँ पे पूछ लिया डायरेक्ट, और भी अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए कैसे निकालेंगे। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का तो आप ये सिंबल आराम से लिख लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम को आप आराम से एल्यूमिनियम लिखेंगे, ऑक्साइड मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन। जैसे कि आप यहाँ चार्ट को जब आप पूरा पढ़ेंगे, देखिए जैसे सबसे पहले सोडियम की संयोजकता कितनी है, 1 है, पहला ग्रुप है, जो ग्रुप है वही उसकी संयोजकता भी होती है, ये भी आप आराम से याद रखिएगा। बाकी 15 से जो ग्रुप चलेगा उसको आप क्या करेंगे, 8 से माइनस कर देंगे, ये सब मैंने पीरियोडिक टेबल में बताया, और या फिर अभी मैंने आपको सिखा दिया कैसे आपको निकालना ये आपको वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम का 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, NH3 अमोनिया की वैलेंसी कितनी है, 1। अब देखिए या तो एग्जाम में अमोनिया मिल जाए या तो एग्जाम में मिल जाएगा अमोनियम का फॉर्मूला था NH4+, तो इसकी भी वैलेंसी हम लोग 1 लेते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा Q+, अब ये सभी पॉजिटिव वैलेंसी शो करती है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव यानी कि क्या मिलेंगे, धनात्मक तत्व कहेंगे। क्यूप्रिक है तो उसकी वैलेंसी 2, तो याद रखना है यही सब एग्जाम में पूछता है, Q+ दे दिया तो वैलेंसी 1 लेनी है, अगर क्यूप्रिक दे दी जाए तो वैलेंसी 2 लेनी है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे फेरिक, तो फेरिक में वैलेंसी 3 होगा, और अगर फेरस दे देगा तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगा। जिंक का वैलेंसी 2 होता है, क्लियर है। अब नेगेटिव में जैसे सल्फाइड है यानी कि सल्फर है तो उसकी वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट SO4 है तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, बाई सल्फेट है तो HSO4 उसको लिखेंगे तो 1 होगी इसकी वैलेंसी, बाई कार्बोनेट है तो इसकी वैलेंसी 1, कार्बोनेट है तो इसकी वैलेंसी 2, ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन ही हो गया इसकी वैलेंसी 2, क्लोराइड क्लोरीन की वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड इसकी वैलेंसी 1, नाइट्राइट इसकी वैलेंसी 1, नाइट्रेट है तो इसकी वैलेंसी 1। अब जैसे मैं आपको देखिए यहाँ निकाल दे रहा हूँ, जैसे कि इसकी वैलेंसी 1 कैसे याद, HSO4 है, ठीक है ना, HSO4 है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है भाई, मतलब हाइड्रोजन का अगर आपको निकालना तो S हो गया, ठीक है, और आपको यहाँ पे निकाल लेना है इसके बाद किसका, X+ हो गया। सल्फर का कितना हो जाएगा, न्यूज उस से ट्यूब पे होता है, यानी ऑक्सीजन सल्फर में आता है, यानी कि 6 है इसके आउटर मोस्ट में, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बैलेंस ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर रहा है, यानी इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2, लेकिन -2 हो जाएगा और यहाँ -8 हो जाएगा। कैसे -8 हुआ इसको भी मैं बतला दे रहा हूँ आपको, देखिए -8 कैसे हुआ इसको भी मैं बतला दे रहा हूँ भाई। देखिए यह सब जल्दीबाजी में मैं थोड़ा कर रहा हूँ। ये -2 हो गया ऑक्सीजन का, और कितना ऑक्सीजन है, 4 है, इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 0, तो x हो गया, ये -2 हो गया, और ये हो गया आपका -8 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 10। यहाँ पे वैलेंसी कितनी आ गई, यहाँ पर 10 आ गया, किसका, हाइड्रोजन का। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ पे चीजें। इसी प्रकार से आप और भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि किसी का भी इसमें निकालने आपको दे दे, जैसे कि अगर आपको मिल जाए हाइड्रोक्साइड का, ठीक है ना, ये रहा आपका OH का, तो कैसे निकालेंगे OH में, तो देखिए O का अगर निकालना तो X मान लिए, H का कितना होता है, +1 होता है, 0,
तो x का कितना आ जाएगा -1। तो देखिए x का ये ऑक्सीजन का संयोजकता OH में कितना है तो -1 है। देखिए ये कंपाउंड में ऑक्सीजन की संयोजकता, और ऑक्सीजन की ऐसे संयोजकता होती कितनी है तो -2 होगी, या फिर आप 2 कहेंगे केवल अगर वैलेंसी बोलेगा तो, और अगर साइन के साथ बताना है तो नेगेटिव वैलेंसी -2। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। खैर ये हो गया अब आपको, ये तो चार्ट आपको याद करना है। अब आइए हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाएंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में। तो एल्यूमिनियम का आपने लिख लिया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका आपको ये फॉर्मूला पूछ रहे थे कैसे निकलेगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको एल्यूमिनियम की संयोजकता लिख देनी है, कितनी होती है 3, और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर देंगे, ठीक है। यानी ये आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, Al2 हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा Al2O3। देखिए हो गया इसका फॉर्मूला। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा फॉर्मूला की कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड इंग्लिश में लिख ले रहे हम लोग। चलिए कैल्शियम ऑक्साइड अगर आपको पूछ लिया जाए, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा ये बताइए। तो कैसे निकलेंगे, कैल्शियम का होता है Ca होता है, ऑक्साइड बोले तो ऑक्सीजन, इसकी संयोजकता कैल्शियम में कितनी होती है 2 होती है, इसकी संयोजकता कितनी होती है 2, तो 2 से काट दीजिए तो क्या बचा 1, तो 1 इधर, ये 1 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा CaO। यही हो गया इसका फॉर्मूला। इसके बाद और भी एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि हम लोग ले रहे थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी आपने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, अब हम ले रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोई भी आपको मिल जाए सूत्र अब आप आराम से बना पाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो गया OH। अब कैसे, देखिए ये चार्ट आपको याद कर लेना एक बार। हाइड्रोक्साइड को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो OH का आप यहाँ को मिलेगा हाइड्रोक्साइड, देखिए ये रहा आपका हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसकी संयोजकता कितनी है 1 है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आइए, तो कैल्शियम की संयोजकता कितनी है 2 है, और OH की संयोजकता कितनी है 1 है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन Ca में 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो Ca में 1 ही रहेगा। OH है, अब देखिए यहाँ पे OH है, अब OH में आपको 2 मल्टीप्लाई करना है, ये 2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, O में भी होगा और H में भी होगा, इसलिए क्या करेंगे इसको ऐसे ब्रैकेट करके ऐसे लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइस। समझ में आया कि नहीं आया। एक और ऐसा ही एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि अमोनियम सल्फेट लेते हैं, ठीक है ना। अमोनियम सल्फेट लेते हैं, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो अमोनियम का क्या होता है फॉर्मूला, अभी मैंने आपको बताया है NH4 बताया है, सल्फेट का क्या बताया है SO4 बताया। अमोनियम का मैंने अभी बताया वैलेंसी कितनी होती है 1, और सल्फेट का भी मैंने वैलेंसी बताया अभी 2। चलिए दिखा देता हूं अमोनियम सल्फेट। देखिए यहाँ पे देखिए सल्फेट का वैलेंसी आपको दिखाया गया 2, और अमोनियम का आपको मैंने यहाँ दिखाया है इसकी वैलेंसी 1, ठीक है। ये हो गया क्लियर। चलिए अब इसको बनाते हैं हम लोग। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं NH4, ठीक है। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, ये 2 को मल्टीप्लाई करें, ये 2 इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई होगा, इसलिए NH4 का होल ट्वाइस लिखेंगे। उसके बाद SO4 में पूरा 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे, तो इसलिए 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेगा तो वही रहेगा, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत है। इसे आप बाइकार्बोनेट भी एक ले लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, मान के चलिए सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम में क्या हो गया Na, बाइकार्बोनेट हो गया HCO3, ठीक है। तो सोडियम, इसमें तो सोडियम लेंगे नहीं, सोडियम का तो एक ही, तो फिर 1 से मल्टीप्लाई करने से सोडियम की जगह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ले रहे हैं, ठीक है ना, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हो गया आपका Mg। तो मैग्नीशियम का कितना होता है वैलेंसी 2 होता है, और SCO3 का कितना होता है 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे, तो क्रॉस यानी 1 यहाँ चला जाएगा, 2 इधर जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं, मैग्नीशियम में 1 मल्टीप्लाई तो 1 ही रह जाएगा, HCO3 लिख दिया। अब इसके साथ पूरा में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया MgSCO3 का होल ट्वाइस। क्या अब आप फॉर्मूला निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपके ग्रुप डी में पूछा है, और मैं आपको अभी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया कि कोई एक तत्व है जैसे कि X है, ठीक है, और बोला गया जिसकी संयोजकता, इसकी आपको संयोजकता दे दी गई है, इसकी आपको संयोजकता दे दी गई है, कितनी इसकी संयोजकता दी गई है 3 दी गई है, ठीक है। और एक तत्व है आपका Y, एक तत्व है आपका Y, इसकी संयोजकता दे दी गई है आपकी, इसकी संयोजकता दे दी गई है, इसकी संयोजकता दे दी गई है आपको 5, इसकी संयोजकता कितनी दे दी गई है 5। तो आपको बताना है कि इससे जब आप इसको कंबाइन करेंगे, ठीक है ना, इसको कंबाइन करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो चलिए X और Y लिखे, इसकी वैलेंसी कितनी दी गई है, X का 3 दिया गया, यहाँ मैंने 3 लिख दिया है, Y का वैलेंसी कितना दिया गया 5 दिया, तो मैंने 5 लिख दिया। करना कुछ नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो X5 Y3, ये हो गया इसका फॉर्मूला। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और इसको थोड़ा सा अगर मैं टिपिकल करूं, जैसे कि अगर मैं आपको टिपिकल करना चाहूं तो मैं आपको बोलता हूं
अगर आपको दे दिया जाएगा, एक तत्व दे दिया गया, ठीक है ना, कोई एक तत्व दिया गया है x, ठीक है, और बोला गया है कि ये जो x है ये आपका फ्लोरीन से, ये आपका फ्लोरीन से, ठीक है ना, फ्लोरीन से रिएक्शन करेगी, फ्लोरीन से रिएक्शन करके, फ्लोरीन से रिएक्शन करके बना क्या रहा है, XF3, क्या बना रहा है, XF3 बना रहा है, क्या बना रहा है, ये फॉर्मूला बन गया XF3। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो बना है XF3, तो या जो है अब ऑक्साइड से अभिक्रिया करती है, ठीक है ना, ये किससे अभिक्रिया कर रही है, ऑक्साइड से अभिक्रिया करती है, तो ये ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, मतलब ये जो फॉर्मूला आया है आपका, ये आपका जो, ध्यान से समझना आपको, मैंने क्या बोला, कोई एक तत्व है X, ठीक है, इसने फ्लोरीन से क्या किया, रिएक्शन किया, तो फ्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बनाया, XF3 बनाया। तो अब यही X जो है, अगर ये ऑक्साइड से, समझिएगा, अगर ये ऑक्साइड से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाएगा, फॉर्मूला बताइए कैसे बनेगा। तो देखिए पहले आपको क्या बोला गया, X है, फ्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बनाया, फॉर्मूला XF3 बनाया, यानी ये फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला बना, यानी कि ये 3 किसका आया होगा, इसका आया होगा, यानी इसका 3 होगा, और x के पास क्या है, 1 है, यानी कि इसका संयोजकता कितना होगा, 1 होगा ना, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो करके ये फॉर्मूला बनेगा, ये x हो गया और ये F3 आया, ठीक है, यानी आप यहां से क्या फाइंड कर लिए, x का संयोजकता फाइंड आउट कर लिए। अब आपको x को ऑक्साइड से रिएक्शन करना है, तो x हो गया ये ऑक्साइड के, तो x का आपने वैलेंसी निकाल लिया, कितना, 3 निकाल लिया है, ऑक्सीजन का कितना वैलेंसी होता है, 2, तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, H2O3 बन गया आपका फॉर्मूला कि नहीं, आराम से बन गया होगा, इजी था ये क्वेश्चन भी। तो अब देखिए अगर आपको, अब यहां से अब आपको देखिए ये 2 3 4 याद रखेगा, एक तो आपको याद रखना है ये, जैसे कि एक याद रखेगा क्यूप्रस का, तो आपको अगर बोल दे क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है ना, क्यूप्रस ऑक्साइड, तो क्यूप्रस ऑक्साइड में क्या हो गया, क्यूप्रस ये हो गया ऑक्सीजन, तो क्यूप्रस का वैलेंसी कितना है, 1 है, तो 1, ऑक्सीजन है कितना, 2, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा क्यूप्रस ऑक्साइड का, Cu2O होगा, ठीक है ना, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऑक्सीजन 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर अगर आपको दे दे यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड, जैसे ये हो गया आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो क्यूप्रिक में ये हो गया कॉपर, और ऑक्साइड में ऑक्साइड, तो क्यूप्रिक का क्यूप्रिक में देखिए, क्यूप्रिक में अगर आप देखेंगे तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2, तो ये हो गया 2, और इसका भी कितना, 2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो इसका वैलेंसी फॉर्मूला क्या बनेगा, CuO, समझ में आया। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। उसी प्रकार फेरिक का भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें भी कंफ्यूजन है, जैसे फेरिक का आप देखिए और फेरस का आप देखिए, तो आपको दे देगा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना, फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड में क्या हो गया, Fe और ये O हो गया, तो फेरिक में इसका संयोजकता कितनी है, 3 है, और इसका कितना है, ऑक्सीजन का 2 है, तो 2, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, Fe2O3। लेकिन अगर आपको पूछ ले फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला, फेरस ऑक्साइड, तो फेरस ऑक्साइड में Fe हो गया, ये हो गया, तो फेरस ऑक्साइड में आप देखेंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है, तो ये 2 हो, ये भी 2, तो 2 2 से कट जाएगा, तो फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, FeO आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, ये सारा कुछ, तो ये आपको यहाँ से थोड़ा टिपिकल होगा, ये मैंने आपको करवा दिया है प्रैक्टिस भी अभी। तो चलिए अब आपको मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ कि जो जो क्वेश्चन आपके पूछे गए एग्जामिनेशन में। देखिए ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसको हम लोग कवर करते हैं अच्छे से और बनाते हैं कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं। बाकी एक बार और क्लास देखिएगा, जल्दीबाजी में खत्म करना है क्योंकि आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ भाई। दिया गया है कि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है, चलिए बनाते हैं। एल्यूमिनियम है जिसकी संयोजकता दे दी गई है 3, ठीक है। उसके बाद बोला गया ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, ऑक्सीजन की संयोजकता दे दी गई है 2, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बन रहा है इसका फॉर्मूला क्या है ये बतलाना, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, कोई नहीं, सिंपल है। कैसे, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, Al2O3। समझ में आ गया, तो Al2O3 कहाँ है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया, देखिए ये आपका कंपाउंड में यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। क्वेश्चन में आएगा Al2O3 में एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या आप नहीं बना पाएंगे। Al2O3 में एल्यूमिनियम की संयोजकता, एल्यूमिनियम का मान लिए X, कितना एल्यूमिनियम है 2, प्लस ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है -2, कितना होता है, कितना ऑक्सीजन 3, कोई भी चार्ज नहीं है तो 0, तो ये हो गया 2x - 6 = 0। तो 2x = क्या हो जाएगा 6, x का वैल्यू क्या आ गया 3, यानी एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी आ गई 3। चलिए अब आगे बढ़े। ये रहा बहुत अच्छा सवाल, ये भी पूछा गया। देखिए जो मैंने आपको लिया है कि कोई एक तत्व है A, ठीक है ना, कोई तत्व है A जिसका फॉर्मूला है A3O4, यानी ऑक्साइड से बनाता है, यानी ऑक्साइड से बनाते हैं, ऑक्सीजन से बनाता है। तो अब एक बात बताइए, इसका जो फॉर्मूला बना है A3O4 बना, ठीक है। तो अब आपसे पूछा कि A की संयोजकता क्या है, तो देखिए ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है,
ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, यहां से निकालेंगे। A3, देखिए फॉर्मूला क्या बना है, A3O4 बना है। तो ये कैसे बनता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला बनता है ना। तो A के पास 3 है, यानी ऑक्सीजन का संयोजकता होगा कितना, 3। A के पास, O के पास क्या है, 4, यानी A की संयोजकता क्या होगी, 4। ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई अब आप करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप इसको करेंगे तो A को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A3 हो गया, और ये 4 से, तो O4 आपका फाइनल बनता है ना फॉर्मूला। तो A की संयोजकता आपसे पूछी गई तो कितनी है, 4 है। क्या बन जाएगा ना, अब आपको आराम से बन जाएगा, ये मैंने करा भी दिया था प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी है। तो भाई सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता वैसे भी 4 होता है, मैंने बहुत बार बताया। निकाल लेते हैं, x हो गया प्लस ऑक्सीजन की संयोजकता -2 कितना है, 2 = 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। नेक्स्ट, प्राय धन आवेशित, देखिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गया है, ये ला क्वेश्चन। प्राय धन आवेशित तत्वों की संयोजकता क्या होती है। देखिए धन आवेशित मतलब क्या है, पॉजिटिव एलिमेंट की बात की जा रही है। देखिए पॉजिटिव एलिमेंट की बात की जा रही है। तो मैंने बताया था पॉजिटिव एलिमेंट मतलब क्या होगा, पॉजिटिव वैलेंसी, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 1 2 3 या 4 होगा। और ये 1 2 3 4 है, तो उतना ही क्या होगा, वैलेंसी होगा। तो क्या होगा, 1 2 3। ठीक है, यह मिल गया। ऑप्शन डी, धन आवेशित तत्वों की संयोजकता क्या होगी, 1 2 या फिर 3 होगी। अब आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्योंकि कार्बन चतुर्संयोजक होने के कारण और उसके साथ संयोजक बंध बनाने के कारण कार्बन डैश दर्शाता है। कार्बन क्या, देखिए कार्बन का जो बात यहाँ पे बोला गया, जो कार्बन है आपका, ठीक है ना, कार्बन जो है इसकी संयोजकता कितनी है, 4 है। और ये कैसा बॉन्ड इसमें बनता है, तो इसकी 4 संयोजकता है, इसलिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, जिसके कारण कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसलिए इसमें सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, लंबी लंबी चैन बनती है, जिसको श्रृंखला बंधन कहते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में मैंने समझा रखा है। निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। तो चलिए, निम्न गलनांक और क्वथनांक है, ये बिल्कुल सही है। उच्च गलनांक और क्वथनांक ये नहीं है भाई, उच्च आयनिक बॉन्ड का होता है, ये कल ही मैंने करवाया है क्लास, आप देख लेंगे यूट्यूब पे है। उष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक है, ये बिल्कुल सही है। जल में अविलय होता है और कार्बनिक में विलय होता है, ये भी मैंने कल बता रखा है। चलिए, सहसंयोजक यौगिक के बारे में बोला गया है, क्या सही है। देखिए सहसंयोजक यौगिक में यहाँ बोला गया है कि जुड़ने वाले परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं। ठीक है, यह सही बात है ना, परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, ये इनमें से सभी। और सी में बोला गया कि विद्युत के कुचालक होते हैं, ये भी सही है। इसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, ये सही, यानी इनमें से सभी स्टेटमेंट सही हो जाए, यानी इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा, इनमें से सभी। चलिए देखिए किस तरह से हमने कवर करा है। देखिए केमिकल बॉन्डिंग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो कल का देखिए, 3 घंटे का लेक्चर है, बहुत ही शानदार क्लास दिया गया है, चीजों को कंसेप्ट ओरिएंटेड क्लास कराया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सहसंयोजक बंध 2 परमाणु के बीच डैश द्वारा बनते हैं। तो कैसे बनता है, इसमें सहसंयोजक बंधन में क्या होता है, कल ही मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। अगला क्वेश्चन, सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। देखिए ध्यान से समझिए, सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणु के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी मतलब क्या हो रहा होगा, यहाँ पे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन हो रहा। 2 परमाणु के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो कितना हो सकता है, सहसंयोजी बंधन कितना बन सकता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है, डबल कोवैलेंट और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो मैक्सिमम अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है, ये बताया था, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, 3 ही बॉन्ड बना सकता है 2 परमाणु के बीच में, जैसे कि आपका एथिलीन हो गया, एथाइलिन हो गया। ठीक है ना, चलिए कल मैंने करा दिया इसको। ये रहा, देखिए आपका पूछा, अभी मैंने आपको कराया, बता क्यूप्रस ऑक्साइड, ये रहा आपका क्यूप्रस ऑक्साइड। अब आइए यहाँ पे क्यूप्रस का, पहले यहाँ पे देखिए, क्यों मैंने आपको इतना बताया था क्यूप्रस का, देखिए, और क्यूप्री यहाँ पे क्या है आपको पूछा, क्यूप्रस पूछा है या क्यूप्री। तो क्यूप्रस पूछा है तो इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो क्यूप्रस का आप लिख लेंगे आराम से, क्यूप्रस हो गया, और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन है, इसकी वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, यानी कि ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा Cu2O। लेकिन पूछा क्या गया है कि कॉपर की संयोजकता क्या है, यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड, इसमें आपका पूछा गया कि कॉपर की संयोजकता क्या है। तो कॉपर X मैं ले लिया हूं, कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, -2, इधर आ गया। तो 2x = ये हो गया 2, इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव में x की वैल्यू 1 हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा इसका उत्तर 1, इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है। 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जा रहा है, यानी 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात की जा रही है। क्या होगी, एल्यूमिनियम होगी, यानी इसकी वैलेंसी 3 होती है भाई, ये तो सिंपल सी बात है। चलिए
मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता, तो 12 है तो क्या होगा 2 8 10 2। 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा या फिर 6 इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो जितना लॉस कर रहा है अपने आप को स्टेबल करने के लिए वही उसकी संयोजकता, तो क्या हो जाएगा +2। तो लॉस कर रहा ना भाई, तो +2 वैलेंसी होगी, ना कि देखिए -2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अब आपको समझ में आ रहा है ना, ये पूछा गया क्वेश्चन है और आपको इतना डिटेलिंग में मैंने करवा दिया कि आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरे भाई। समझिए मैंने यहाँ क्या बोला, क्वेश्चन बोला कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या, आप +2 में कंफ्यूजन है या -2 में, तो मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन, 2 8 10 2 12 हो गया। ये हो गया k ऑर्बिट, ये हो गया l ऑर्बिट, ये हो गया m ऑर्बिट, ये हो गया इसकी 72 कक्षा। 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 इलेक्ट्रॉन है, यही इसका क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसको कंप्लीट करना है ऑक्टेट रूल, यानी कि इसको अपना कंप्लीट करना है ऑक्टेट रूल। तो ये ऑक्टेट रूल कैसे करेगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तब जाकर के इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गया। तो ये लॉस कर रहा है यानी दे रहा है, तो +2 संयोजकता हो गया। जो इलेक्ट्रॉन को देना पड़ रहा है या जो इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, किस लिए, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, वही उसकी संयोजकता। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो +2 हो गया। नेक्स्ट आगे अमोनिया में, देखिए ये आ गया अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता। तो अमोनिया क्या होता है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया NH3, तो नाइट्रोजन की संयोजकता x मान लेंगे, +1 है, +1 × 3, 1 है हाइड्रोजन की, तो x का वैल्यू क्या आ गया -3। तो यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो इसलिए आप आराम से +3 में टिक करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन की संयोजकता। ठीक है, +3 इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस देख करके टफ लग रहा है। एक साथ संयोजक अणु नहीं है, देखिए यहाँ बोला गया साथ संयोजक अणु नहीं है। देखिए साथ संयोजक के लिए क्या चाहिए आपको, नन मेटल होना चाहिए। ठीक है ना, दोनों नन मेटल होना चाहिए। कैल्शियम धातु है, ऑक्सीजन अधातु, यहाँ पे क्या है, आयनिक बॉन्ड है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ ऑक्सीजन है, यानी ये अधातु हो गया, ये भी अधातु। यहाँ पे साथ संयोजक बंधन हो गया। बोला कहाँ नहीं है, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड यहीं पर नहीं है, पहले ही मिल गया, बाकी इसको चेक करिए। नाइट्रोजन अधातु, हाइड्रोजन अधातु, यहाँ पे साथ संयोजक बंधन है। कार्बन अधातु, क्लोरीन अधातु, यहाँ भी साथ संयोजक बंधन है। बस सिंपल था, देखिए फॉर्मूला ये इतना टिपिकल करके स्ट्रक्चर वगैरह बना दिया गया है, काफी टफ लग रहा होगा, लेकिन सिंपल हमने कंसेप्ट आपको दे दिया है कि साथ संयोजक अणु नहीं है, यानी कि किसमें साथ संयोजक बंधन नहीं होगा। तो साथ संयोजक बंधन पहचान करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों नन मेटल होना चाहिए। और दोनों नन मेटल है, देखिए इसमें भी दोनों नन मेटल है, ये भी दोनों नन मेटल है, ये आपका आयनिक बॉन्ड है। तो इसमें आयनिक बॉन्ड है, ये पूछा है कि किसमें साथ संयोजक अणु नहीं है, तो ये साथ संयोजक अणु नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे अब हम लोग चलते हैं। अगला सवाल अब बस हम लोग का खत्म ही होगा, मतलब हमने टोटल खत्म करवा दिया भाई आपका सारा क्वेश्चन। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता क्या, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता, क्लोरीन 17वां ग्रुप में है, तो भाई सिंपल सी बात है, क्लोरीन का कितना 2 8 7, ठीक है 7 हो गया। क्लोरीन के सापेक्ष क्लोरीन ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है, तो क्लोरीन की संयोजकता ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए समझिए कि इसका क्या होगा, संयोजकता नहीं, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, x है जिसका चतुर्थ, यानी x है जिसका संयोजकता दे दिया गया 4, और कोई y है जिसका संयोजकता दिया गया है 2। पूछा गया है इसे तत्व जो यौगिक बनेगा फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा X2Y4, तो ये 2 से काट दीजिए पहले, 2 दूनी 4 1 आ गया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, इसका फॉर्मूला निकलेगा X1Y2। ठीक है ना, XY2 है कहीं, XY2 समझ में आया कि नहीं भाई। यहाँ मैंने कुछ नहीं किया भाई, देखिए यहाँ आपको दे दिया गया था, क्या दे दिया गया था, देखिए x की संयोजकता दे दी गई है चतुर्थ यानी कि 4, y की संयोजकता द्वि यानी कि 2। इसको पहले कटम कुटी कट रहा है तो 2 हो गया, ये 1, तो ये 1 x से मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे मिल जाता है XY2। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है, चलिए आ गया। अब देखिए नाइट्राइड और लिथियम, पहले देखिए नाइट्राइड, देखिए नाइट्राइड यहाँ पे मैंने बताया है नाइट्राइड, एक है आपका नाइट्राइड है और एक है नाइट्रीट। तो नाइट्राइड का वैलेंसी भी 1 और नाइट्रीट का भी वैलेंसी 1। क्लियर है ना, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको कैसे पूछा गया, लिथियम हो गया और नाइट्राइड हो गया, इसकी भी वैलेंसी 1 और लिथियम की वैलेंसी 1, तो क्या हो जाएगा LIN, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। गलत मिलान, देखिए हीलियम संयोजकता तत्वों का मिलान करना, हीलियम का 0 होता है, यस
कार्बन का 4 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 1 नहीं होता, ऑक्सीजन का 2 होता है। अब ये सब आपको प्रैक्टिस से हो जाएगा जब आप निकालेंगे। तो डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 में आवन में कितने, देखिए N2 में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, N2 के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 7 है, एटॉमिक नंबर, तो 2 5 5 हो गया। तो चलिए इसका बॉन्डिंग बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका भी 1 2 3 4 5, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, शेयर कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन से, तो 1 2 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। यही पूछा ना भाई कि आवन बनाने में भाग लेते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 6। ये कल मैंने करवा दिया इसलिए मैं जल्दी। परिवर्तन यानी कि किसकी वैलेंसी परिवर्तनीय होती है, कोई फिक्स नहीं है, कभी 3 कभी 4 शो करता, तो याद रखिएगा संक्रमण तक पीरियोडिक टेबल में मैंने बतला दिया है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट का। साथ में ये बॉन्डेड अणुओं के निम्न गलनांक, ये सब हमने कल करवा दिया है, ये सब छोड़िए, बड़े परमाणु वाले बंद, ये सब मैंने करवाया। देखिए बड़े परमाणु, बड़ा फैमिली है, तो वहाँ पे क्या होगा, बॉन्डिंग कमजोर हो जाएगा, बहुत कमजोर हो जाएगा, ये सब मैंने आपको सिखा रखा है। तो ये सब अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। संयोजकता से कोई भी संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं कहाँ, परमाणु के सबसे आंतरिक में या परमाणु के सबसे बाह्य कक्षा में, परमाणु के सबसे बाह्य कक्षा में। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी आयनिक यौगिक का भाई कौन सा गुणधर्म है, तो इसका क्वथनांक गलनांक कुछ होता, बिल्कुल कठोर होता है, आसानी से नहीं टूटता, या ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक, ये गलत हो गया। एक गुणधर्म है, तो गुणधर्म इसका क्या है भाई, देखिए यही इसका गुणधर्म है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठोस में कुचालक होता है, या मिट्टी के तेल में क्या होता है, और मिट्टी के तेल और पेट्रोल जैसे विलायकों में घुलनशील होता नहीं, अघुलनशील होता, कार्बनिक कंपाउंड हो जाता है, ठीक है, ये भी मैंने कल बता दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, चलिए हो गया खत्म। तो ये आपका पूरा मैंने करवा दिया है क्वेश्चन प्रैक्टिस, भाई आराम से कवर करिए, चीज़ों को पढ़िए अच्छे से। केमिकल बॉन्डिंग और संयोजकता और केमिकल फार्मूला आपका कवर हो चुका है कंप्लीट पूरा मेरे तरफ से, ठीक है। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो जरूर देखिएगा, आपको चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।